नमस्कार दोस्तों, F4 एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार और आज हम बात करते हैं क्लास 9 की, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। और पेपर है 9 जून 2025 का शिफ्ट थर्ड, जिसके अंदर मैथ्स के 30 क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं। अपना टारगेट आरआरबी एनटीपीसी 2026 है, जिसके अंदर 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे हैं। क्लास जो है टोटल क्लास 8 कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास 9 है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, बिना किसी टाइम खराब किए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कुछ इस तरीके से है कि 5 शर्ट 7 पतलून की कुल कीमत 6,150 रुपए है। 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून की कीमत के बराबर है। 2 शर्ट और 2 पतलून की कुल कीमत कितनी होगी? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शर्ट को अपन क्या मान लेते हैं? शर्ट को मान लेते हैं एक्स, और पतलून को मान लेते हैं अपन वाई। ठीक है, अब इसने बोला कि 5 शर्ट और 7 पतलून की कुल कीमत 6,150 रुपए है। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना हो गया? 6,150। ये क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद बोल रहा है कि 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून की कीमत के बराबर है। तो 3 शर्ट की जो कीमत है वो किसके बराबर है? 4 शर्ट के, 4 पतलून के। तो 3x बराबर 4y। यहाँ से x अनुपात जो y है, इसकी वैल्यू आती है 4:3। ठीक है, अब बोला 2 शर्ट और 2 पतलून की कुल कीमत कितनी होगी। ठीक है, यहाँ से अपन आंसर निकालते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से 5x प्लस 7y, तो 5x, x की वैल्यू अपन लगता है 4, अनुपात में अपन पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू लगता है 3 बराबर 6,150। ये हो गया 20 प्लस 7 या 21 बराबर 6,150। 41 बराबर 6,150। ठीक है, और एक की वैल्यू कितनी जाएगी? एक की वैल्यू जाएगी यहाँ से 1 और 5, 150। ठीक है, रेशियो एक की वैल्यू जो है 150 है। यहाँ पे जो x अनुपात y है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4:3। एक की वैल्यू 150 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 600। और 3 की वैल्यू कितनी होगी? 450। शर्ट की जो कीमत है वो 600 रुपए है, पतलून की कीमत है 450 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि 2 शर्ट और 2 पतलून की कुल कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो 2 शर्ट मतलब 600 प्लस 2 पतलून 450। ठीक है, ये हो गया 1,200 रुपए प्लस ये हो गया 900 रुपए। 1,200 प्लस 900 2,100 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आशीष का वेतन 11,000 रुपए प्रति माह है। वह 4,000 रुपए घर के किराए पर और 1,500 रुपए बिलों पर खर्च करता है, और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपने सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनकम का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? आय। आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। जितनी हम इनकम करते हैं, जितनी हम आय होती है, उसकी जो वैल्यू होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, जितना खर्चा होगा और उसमें से जो राशि बचती है उसके बराबर होगा। यहाँ पर इनकम की जो वैल्यू है उसने दे रखी 11,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, तो 11,000 रुपये प्रति माह अपन इनकम कर लेते हैं। उसके बाद ये बोला 4,000 रुपये घर के किराए पर खर्च हो गए, तो खर्च के अंदर आ जाएंगे 4,000 रुपये। उसके बाद में बोल रहा है कि 1,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है, तो 4,000 प्लस 1,500।
उसके बाद बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। जब मासिक बचत है तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, और ये बचत जो है वो हो जाएगी। यहाँ से बचत की जो वैल्यू है वो कितनी आती है, 11,000 माइनस 4,000 और 1,500 कितने हो गए, 5,500। तो बचत है मासिक 5,500 रुपए, ये मासिक बचत है। ठीक है। अब ये बोल रहा है उसकी जो है एक साल में कितनी बचत होगी। ठीक है। मतलब 12 महीनों की बचत निकालनी है। लेकिन एक चीज और बोली उसने कि अपनी सारी मासिक वेतन अपने जन्मदिन पर मनाने में खर्च करता है। एक साल में एक महीने में उसका जन्मदिन आता है, मतलब एक मंथ की बचत है उसकी खर्च हो जाती है। मतलब अब कितने महीनों की बचत बची उसके पास, 11 महीनों की बचत। तो 11 महीनों की बचत इसकी टोटल बचत हो जाएगी। तो बचत बराबर एक महीने निकाल देंगे तो 11 महीने, और प्रति माह उसकी बचत है 5,500 रुपए। इसको जो हम सोल्व करेंगे, 55 घर 60, 60,500 रुपए। इसको ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणधर्मों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है। समचतुर्भुज कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। सारी भुजा जो है बराबर होती है, और ये विकर्ण। ठीक है। पहला ऑप्शन है समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, सही है। जो समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। समकोण पर काटते हैं और प्रति आ, सम द्विभाजित भी करते हैं, मतलब ये जो भुजा होती है वो आपस में बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सही है इसका। सेकंड, सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, गलत। सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, ये भी गलत। सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर, तीनों ऑप्शन गलत जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका एक सही है। सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। दोनों विकर्णों का जो माप है दोनों के अलग अलग है। जिसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 38 से विभाज्य है। 38 का मतलब हो गया किसे, दो से तो विभाज्य होगी होगी, इसके साथ 19 से विभाजित होगी। अब जब दो से विभाजित होगी तो ऑप्शन तीन और ऑप्शन चार तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दो से विभाजित होने के लिए जो लास्ट का अंतिम अंक है वो दो से विभाजित होना जरूरी है। ठीक है। अब इसमें इसमें देख लेते हैं। 19 से डिवाइड करते हैं 26 को 20 को, तो 19 से कम 19, 7 2 72, 19 19 चौ 76 में पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन एक भी गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर 19 का भाग आराम से आता है। 19 से कम 19, 3 भाग 2 0, 19 दूना 38, 102। ऑप्शन जो है दो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है। तो अपन क्या एक वृत्त मान लेते हैं, ये अपना वृत्त है, और एक सकेंद्रीय वृत्त है अंदर, मतलब दोनों सकेंद्रीय वृत्त है जिनका केंद्र, संकेंद्रीय वृत्त किसको बोलते हैं, जिनका जो केंद्र है सेम हो, मतलब दोनों का केंद्र एक ही हो। ठीक है। अब ये बोला है 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हो गई 26 सेंटीमीटर। ठीक है। जब इसकी 26 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब ये बोल रहा है वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त का स्पर्श है। छोटे वृत्त का स्पर्श है, मतलब ये छोटे वृत्त का स्पर्श हो गया, और ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई। ठीक है। जब ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई तो ये जो ये वाली जो चीज है क्या हो गई, बड़े वृत्त की त्रिज्या, मतलब 26 सेंटीमीटर। जब ये 26 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर है, बाकी कितनी बची, 16 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो ये 10 है, ये 26 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे, तो इसको डबल कर देंगे, जीवा की लंबाई निकल जाएगी। तो यहाँ से पाइथागोरस पर में लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर 26 676 माइनस 100। ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 676 माइनस 100, 576 अंडरूट 576, और इसकी वैल्यू 24। जीवा की कुल लंबाई कितनी है, एक्स, ये एक्स हो गई, और ये एक्स मतलब 2x, तो 2x मतलब 2 24 बराबर 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है, उनके लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और महत्तम समापवर्ती एचसीएफ का गुणनफल जो है वो 432 है, तो उनके लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्ती के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो दो संख्या अपने पास है, एक्स अनुपात वाई। ठीक है। एक्स अनुपात वाई, 3 अनुपात कितना, 16। उनके लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है, एलसीएम एचसीएफ का जो गुणनफल है वो है अपने पास 432। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि 1/LCM 1/HCF निकालना है। ठीक है। इसको निकालेंगे तो ये होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है। ऊपर गया तो क्या बचेगा, एचसीएफ प्लस एलसीएम। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने पास। अब यहाँ से जो है क्या है, एलसीएम एचसीएफ गुणनफल तो अपने पास दे रखा है, अपन को निकालना है एलसीएफ एचसीएफ। अब ये कैसे निकालेंगे, अपने पास एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला अपन इसमें अप्लाई कर देंगे। एक्स इंटू वाई क्या है, 3 गुना 16। ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या, एक तरीके से दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्या जो रहेगी 3m और 16m, अनुपात में 3:16, और संख्याओं में 3m इंटू 16m। ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे मतलब एक्स की वैल्यू 3m, वाई की वैल्यू 16m बराबर एलसीएम एंड एचसीएफ 432। 16 कम 16, 16 32, 16 38 एम स्क्वायर बराबर 432। एम स्क्वायर बराबर क्या होगा, 432/48। ठीक है। ये आएगा 7 चौक 8 चौक 32, नहीं 10, 432 में 48 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 432 में 48 से डिवाइड किया तो 9 आता है। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आ गई 3। m की वैल्यू कितनी है, 3। जब m की वैल्यू 3 आ गई तो अपने पास जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, x और y। m की वैल्यू 3 है तो ये हो गई 9, और ये 16 16 32 16 38, दो संख्या होगी 9 और 48। ठीक है। अब जब 9 और 48 संख्या होगी तो अभी इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, मिनिमम ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करें। ठीक है। तो 3 मतलब बड़े से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, 3 से डिवाइड होगी, उसके बाद में 9 से हो नहीं रही तो 3 है। एलसीएम निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा इसका 48 तो ना, तो 96। इसमें भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, 48 को 3 से मतलब 144, दोनों एक कम 9, 144 इसका एलसीएम आ जाएगा। इक्वेशन में पुट करते हैं अपन, एचसीएफ की वैल्यू अपने पास 3, एलसीएम की वैल्यू 144, और नीचे कितना है 432।
47/432। ठीक है, 3 से डिवाइड हो गया। 3 चौक 12, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 49, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, दोनों संख्या निकालनी है। दोनों संख्या निकालने के बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य 11,300 रुपए। यदि निर्माता को 5%, थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है, तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें। ठीक है, नोट: निर्माता थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है, और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। अपने पास जो है 4-5 चीजें हो गई। जैसे पहले आता निर्माता। निर्माता के बाद में ये बेचता है थोक विक्रेता को, तो ये होगा थोक विक्रेता। थोक विक्रेता के बाद में ये जाता है किसके पास? खुदरा विक्रेता के पास। खुदरा विक्रेता के पास बाद में जाता है ये ग्राहक के पास। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य निकालना है, मतलब इसके पास कितने रुपए का ये पहुंचा है, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को पास। ठीक है, तो अपने पास वाटर गीजर का खुदरा मूल्य 11,300 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो जो है इसको ग्राहक आता है, तो ये वैल्यू नहीं निकालनी, वैल्यू निकालनी है कि कहाँ से इसकी सीपी वैल्यू कितनी पड़ती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जो खुदरा विक्रेता है यहाँ पर पड़ेगी 11,300 रुपए। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू मान लेते हैं एक्स, जो सीपी है। उसके बाद में इसको प्रॉफिट या 5% का, 5% का निर्माता को प्रॉफिट होता है, 10% होता है खुद थोक विक्रेता को, और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है। ठीक है, निर्माता को 5%, तो 105/100, थोक विक्रेता 110/100, उसके बाद में खुदरा विक्रेता 115%/100, बराबर इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 11,300 रुपए। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 11,300 गुणा बटे 105 बटे 110 बटे 115, 8,507.43 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है इसका। क्रय मूल्य मतलब पहले स्टार्टिंग में वैल्यू जो है कितने की हुई है। ठीक, कुछ नहीं करना। इसने एक ये स्टेप दे रखी है, स्टेप के अकॉर्डिंग अपने पास जो वैल्यू दे रखी है वो दे रही है खुदरा विक्रेता की। इससे पहले प्रॉफिट दे रखा है कि निर्माता को 5% का प्रॉफिट, थोक विक्रेता को 10% का प्रॉफिट, खुदरा विक्रेता को 15% का प्रॉफिट होने के बाद 11,300 रुपए बन रहा है अपने पास। जब ये बन रहा है तो इसकी वैल्यू मान लेंगे एक शुरुआती वैल्यू, उसके बाद में सारे प्रॉफिट मिला के 11,300 रुपए। एक्स की वैल्यू जो है यहाँ से निकलती है 8,507 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 1680 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2,100 रुपए हो जाती है। ठीक है, तो मूलधन की जो वैल्यू है अपने पास कितनी है? 1680 रुपए। ठीक है, रेट दे रखी है अपने पास 4%। टी अपन को निकालना है, और 2,100 रुपए हो रही है। 2,100 रुपए हो रही है, इसका मतलब मिश्र धन की जो वैल्यू है वो है 2,100 रुपए। यहाँ से एस आई की वैल्यू आएगी 2,100 माइनस 1680 करेंगे तो 10 में से 0, 10 में से 8 गए तो 2, और 20 में से 16 गए तो 4, 420 रुपए। एस आई की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 420 रुपए आ गई। ठीक है,
एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर P/R/T/100। पी की वैल्यू अपने पास है 2100 रुपए, सॉरी, पी की वैल्यू अपने पास है 1600 रुपए। पी की वैल्यू अपने पास कितनी है? 1680 रुपए। ठीक है। रेट की वैल्यू देखिए आर 4% और टी ऐसे कैसे बाई 100। यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 420 × 100 बाई 1680 × 4। तो ये हो गया, इसको काटेगा ना तो ये 4 बार कटेगा, 100/16। तो 100/16 कितना होता है? तो डिवाइड करेंगे अपन, तो लगभग ये आता है 6.25%। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 साल परसेंट नहीं है, सॉरी सॉरी, 6.25 ईयर, 6 साल, 6.25 ईयर, 6 साल। और 25 का मतलब कितना होगा? लगभग 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 9। 9 पुरुष और 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं, फिर काम छोड़ देते हैं। शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता है? यहाँ पे जो रेशियो है अपने पास, 2m बराबर 2 पुरुष या 9 महिलाएं। तो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे अपन, मैन और वुमेन का। यहाँ से रेशियो आता है 9:2। ठीक है। यहाँ से हम जो है टोटल काम निकालते हैं। टोटल काम कैसे निकालेंगे? टोटल काम अपने पास दे रखा है क्या, कि 2 पुरुष या 9 महिलाएं। तो किसी को भी ले लेते हैं अपन, 2 पुरुष को ले लेते हैं, और 2 पुरुष 14 दिन तक काम करते हैं, तो ये टोटल काम हो गया। ठीक है। यहाँ से 2m की वैल्यू है 9। ठीक है। और ये 14, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आती है, टोटल काम आता है 252। उसके बाद बोल रहा है कि जो 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद में काम छोड़ देते हैं। तो कुछ काम अपने पास 2 पुरुषों द्वारा किया गया कितना काम है? 2 पुरुष मतलब 2m × 9 बराबर 2m की वैल्यू है 9 × 9। ये हो जाएगा 81। 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162। अब जो है शेष काम निकालेंगे। शेष काम कैसे निकालेंगे? टोटल काम अपने पास है 252। ठीक है। 162 काम हो चुका है, अपने पास बचा 0 और ये 90। ठीक है। अब ये बोला शेष काम को 9 दिनों में कंप्लीट करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है? तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होती है, मतलब 9 दिन, मान लेते हैं एक्स महिला है, इंटू 9 दिनों में कंप्लीट करना है। कितना काम बचा अपने पास? 90। यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2x × 9 बराबर 90। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी 5। 5 महिलाएं इस काम को 9 दिनों में कंप्लीट कर लेगी, जो शेष बचा हुआ काम है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अपनी सामान्य चाल की अपनी सामान्य चाल की 2/5 साल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? ठीक है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अपने पास एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में बोल रहा है 2/5 चाल चलने पर, 2/5 चाल चल लेते हैं, स्पीड को अपन मान लेते हैं एस बराबर, डिस्टेंस तो उतना ही है, टाइम ले रहा है अपने पास कितना? 48 मिनट की देरी से, मतलब 48 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो एक इक्वेशन एक को 2 से डिवाइड किया तो क्या है अपने पास? दोनों इक्वेशनों को अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एस से एस कैंसिल, डी से डी कैंसिल आउट, तो 1/2/5 इक्वल टू 1/t अपॉन 1/t प्लस 48।
इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 5/2 बराबर, ये ऊपर आ जाएगा t+48, और ये t ऐसे कैसे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5t बराबर 2t+48 दूना 96। यहाँ से 3t की वैल्यू आती है 96, और t की वैल्यू आती है 3 3 9, और 3 2 6, 32 मिनट। तो रियल टाइम जो है, रियल टाइम में सामान्य कितना समय लगता है, तो 32 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से 1% अधिक मूल्य अंकित कर रखा है, ठीक है। उसे 16% की छूट पर बेचा जाता है। यदि उसे 68% का लाभ प्राप्त हुआ है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन क्रय मूल्य मान लेते हैं, कितना, 100%। 100% क्रय मूल्य मान लिया, तो इसकी जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 + X%, ठीक है। 16% का छूट देता है, और उसे 68% का लाभ हुआ। जब 68% का लाभ होता है तो एच की वैल्यू कितनी जाएगी, 100, 168%। कि जब क्रय मूल्य 100 दे रखा है तो एच की हो जाएगा 168%। डिस्काउंट की जो वैल्यू है अपने पास कितनी है, 16%। इससे एक्स वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट किस में मिलता है, एमआरपी में मिलता है। तो एमआरपी की वैल्यू अपने पास 100 प्लस एक्स। डिस्काउंट कितना है, 16%, तो वैल्यू कितनी बची, 84 बराबर किसकी वैल्यू, एक्स। ये विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगी 168, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 100 + एक्स बराबर 100 उधर गया तो कितना बच गया, 200। एक्स की वैल्यू कितना आएगी, 100। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। एक म्यूजिक सेट की कुल कीमत 8,000 रुपए, उसकी कीमत में 12% की कमी होती है, फिर 20% की वृद्धि की गई, इसकी नई कीमत में कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। 8,000 रुपए इसकी कीमत है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि 12% की कमी की गई। 12% की कमी की गई, इसका मतलब अब कितनी बची वैल्यू, वैल्यू बची 88%। तो ये 88% कमी होने के बाद 20% की जो वैल्यू है वापस से बढ़ाएगी, तो वापस से बढ़ाएगी तो 120/100, ये नई कीमत आ जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करें, कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे। 88 को 8 से और 12 से गुना करेंगे, तो 88 को 8 से और 12 से गुना करने के बाद अपने पास जो राशि आती है वो 8,448 रुपए आती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि x + y 10 है, x y का गुणनफल 16 है, x4 y4 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से x4 y4 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो x + y का स्क्वायर किया तो कितना बचा, x² + y² +2xy। x + y की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर किया बराबर x² + y² प्लस एक्स और वाई का गुणनफल कितना है, 16 है। तो 100 2 एक्स और वाई क्या हो गया, 16। यहाँ से 100 बराबर x² + y² प्लस 16 दूना 32। यहाँ से x² और y² की वैल्यू निकालेंगे, तो 100 में से 32 गया तो कितना बचा, 68, ठीक है। x² + y² की वैल्यू आ गई। अब इसको वापस से स्क्वायर करेंगे, तो वापस से स्क्वायर करेंगे तो x² + y² का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आएगी x4 y4 +2x² y²। x² y² की वैल्यू कितनी है, 68। 68 का स्क्वायर बराबर x4 वैल्यू y4 की वैल्यू निकालनी है, तो x4 + y4 2x² y²। तो xy की वैल्यू कितनी है, 16। स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 68 का,
होल स्क्वायर कितना होता है? 4624। 4624 रुपए बराबर x4 प्लस y4। ठीक है, ये हो गया दो। 16 का कितना होता है? 196। यहाँ से x4 y4 की वैल्यू आती है 4624। और 196 की वैल्यू कितनी है? मतलब दो से मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी वैल्यू होती है 392। ठीक है, तो 4624 में से 392 माइनस करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू आती है 4232 जो है इसकी वैल्यू आती है। और ऑप्शन अपने पास ये नहीं हो रहा। गलती अपन ने कहाँ कर दी है? ठीक है, एक्स वाई का होल स्क्वायर तो 16 का 196 नहीं होता भाई, तो 56 होता है। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, 16 दो, दो से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर 16 का होता है 256, 256। ठीक है, ये हो गया 512। 256 का गुना करेंगे तो ये होगा 512। और 4624 में से 512 माइनस करेंगे तो 4112 आता है। ऑप्शन नंबर इसका दो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। y जो है x प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती है। x बराबर 1 होने पर y 8 होता है। x बराबर 2 होने पर y का मान ज्ञात करें। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको सोल्व करेंगे। y जो है किसके अनुक्रमानुपाती है? x प्लस 3 के। ठीक है, जब ये वाली अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो हटाने के बाद क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट अपन मान लेते हैं x, x प्लस 3। ये अपने पास इक्वेशन है। पहले पहली जो स्टेप है वो अपने पास दे रखी है, x बराबर 1 और y बराबर 8। इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू रखेंगे अपन 8 के। x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 3। यहाँ से 8 बराबर के 1 प्लस 3 4। तो के की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 2। जब के की वैल्यू 2 आ गई तो स्टेप सेकंड करते हैं। सेकंड के अंदर अपने पास वैल्यू दे रखा है x बराबर 2, तो y की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट सेम रहता है हमेशा। कांस्टेंट सेम रहता है इसको, तो इसको अपन यूज करेंगे। तो y बराबर, y की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2। x प्लस x की वैल्यू 2, x प्लस 3। ये 2 आ गया। 2 3 5 बराबर 10। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से a x एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं? b² माइनस 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, दो अलग अलग मूल होंगे, प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, दो तो मूल होंगे और वास्तविक होंगे। इसके बाद में b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो मूल होता है वो एक मूल होता है और वास्तविक होता है। लेकिन b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है तो काल्पनिक मूल होते हैं। तो b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, ये हो गया 4 माइनस 4 थी 12, 12 पंचे 60। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू है तो काल्पनिक मूल है। काल्पनिक का ऑप्शन 4 ही बच रहा है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ है इस तरीके से कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है। उसका व्यय 480 रुपए है, तो उसकी आय कितनी होगी? ठीक है, इनकम का जो फॉर्मूला है, इनकम का जो फॉर्मूला है वो क्या है? बचत प्लस
खर्च। ठीक है, अगर इनकम जो है 100% है, ठीक है, 40% बचाता है, ठीक है, तो खर्च कितना हो गया? 60%। जब खर्च 60% हो गया, तो उसका वे मतलब खर्च 480 है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। खर्च की जो वैल्यू है 60% है, और 60% की वैल्यू दे रखी है 480 रुपए। जब इसकी 480 होती है, ठीक है, यहाँ से 60% की वैल्यू 480 हो गई, ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की निकालेंगे तो 480/100 × 100, तो 800 रुपए इसकी आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। यदि a² + b² = 144 है, ए बी 24 है, तो a - b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। a² b² की वैल्यू 144 प्लस ए बी की वैल्यू है 24। 144 + 48, ये हो गया 8 4 12 9 192। यहाँ से a + b की वैल्यू आ जाएगी √192। ठीक है, उसके बाद a - b का वो फॉर्मूला होता है, वो भी कुछ इस तरीके से होता है। a² + b² -2ab। a² b² की वैल्यू देखिए 144 माइनस 2ab की वैल्यू है 24। 144 में से 48 गए तो कितना बचा? 6। 13 में 4 गया तो 9, 96। तो a - b की वैल्यू है 96 का अंडर रूट। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, तो a - b, a + b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a - b की वैल्यू है √96, और a + b की वैल्यू है 192। ठीक है, √96 नीचे क्या आ गया? 2 × 96 आता है। 96 को मल्टीप्लाई करें 2 से 192 आता है। तो ऊपर 96 अंडर रूट 2 अलग हो जाएगा, अंडर रूट 96 हो जाएगा। 96 कैंसिल, 1/√2 इसका जो है आंसर सही है, 1/√2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। ए किसी कार्य को 57 घंटे में कंप्लीट करता है। ए किसी कार्य को 57 घंटे में कंप्लीट करता है। बी और सी मिलकर इसे 28 घंटे में कंप्लीट करता है। बी और सी मिलकर इसको 28 घंटे में कंप्लीट करते हैं। ए और सी मिलकर उसे कितने में? 19 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा? बी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, अब पहले करते हैं अपन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 57, 28 और 19 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ से एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 19, 28, 57। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। 2 से डिवाइड किया 19, 14 और 57। 2 से डिवाइड किया 19, 7, 57। ठीक है, अब 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? ठीक है, 3 से डिवाइड किया इसको, यहाँ तक 19, यहाँ 7, 3 कम 3, 3 नाम 27। ठीक है, यहाँ 19 से किया तो 1, 7, 1, 7 से किया 1, 1, 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आ गया अपने पास, तो 4, 4 से 12, 84 इंटू 19। 84 को 19 से मल्टीप्लाई किया 1596। एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू आ गई अपने पास 1596। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू 1596 आ गई। तो अब जो है, जब 1596 में किसका भाग दिया? 57 का,
तो अपने पास वैल्यू आती है 28। ठीक है, 1596 में डिवाइड करते हैं 28 से, अपने पास वैल्यू आती है 57। और जब 1596 में डिवाइड करते हैं 19 से, तो वैल्यू आती है 84। ठीक है, यहाँ से अपन इसको देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 28, बी प्लस सी की वैल्यू 57, ए प्लस सी की वैल्यू 84। ठीक है, यहाँ से बी प्लस सी और ए प्लस सी से क्या करेंगे अपन, पहले ए से यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए प्लस सी दे रखा है 84, ए की वैल्यू दे रखी है अपने पास 28। यहाँ से सी की वैल्यू जाएगी 14 में से 8 गया तो 6, 7 में से 2 गई तो 5। सी की वैल्यू आ गई सी 56। निकालनी किसकी, बी की निकालनी है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू 56 है, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 57 है बी प्लस सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू अपने पास 56। तो यहाँ पे बी की वैल्यू आती है 1। जब बी की वैल्यू 1 आती है, तो 1596 में 1 से डिवाइड किया तो 1596 घंटे लगेंगे अगर अकेला काम करेगा तो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 1596 घंटे लग जाएंगे अगर बी अकेला काम करता है तो। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, एक चीज इतनी सी चीज का एलसीएम निकालना था। एलसीएम में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो वो आपको बिल्कुल स्पीड बना के करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रक्षेपण 87, 79, 81, 11, 53, 94, 45, 32, 99, 980 की माध्यिका ज्ञात करनी है। पहले आरोही क्रम में इसको हम लिखते हैं। आरोही क्रम में अपन इसको लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या 11। 11 के बाद में जो संख्या आती है अपने पास वो आती है 32। 32 के बाद में अपने पास संख्या है 45। 45 के बाद में अपने पास संख्या है 53। 53 के बाद में संख्या है 56। 56 के बाद में जो संख्या आती है सबसे पहले वो आती है 79। 79 के बाद में संख्या आती है 81, जिसके बाद में 87। 87 के बाद में आती है संख्या 94, फिर 98, फिर 99। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आरोही क्रम में लिख लिया। अब जो है टोटल संख्या 11 है, तो 11 है तो अपन माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका की संख्या होगी वो होती है संख्या, मतलब संख्या n प्लस 1/2। 11 है प्लस 1/2 करेंगे तो छठा नंबर जो होगा वही माध्यिका हो जाएगी। और छठा नंबर यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, 79। और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने के बाद एक तरीके से इसका माध्य निकालना है, और माध्य इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन अपने पास है 36/9 इंटू 74 प्लस 12 प्लस 99। इसको डिवाइड किया 4 बार गया, 74 प्लस 12 डिवाइड किया, तो ब्रैकेट के अंदर उसको पहले सोल्व करेंगे तो ये हो गया 6 और ये 8 प्लस 99। ठीक है, इनको गुणा करके जोड़ेंगे। 6 चौक 24, 2 8 चौक 32, 344 प्लस 99। इनको ऐड किया, 3 3 1 10 14, 443। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 20 ड्यूल डेस्क 12 कुर्सियां 79,600 में खरीदी। यदि एक ड्यूल डेस्क की औसत कीमत 3500 रुपए थी तो कुर्सी की औसत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, ड्यूल डेस्क की जो वैल्यू है, डेस्क की जो वैल्यू है उसको मानते हैं अपन एक्स, और जो कुर्सी है, कुर्सी की वैल्यू मान लेते हैं अपन वाई। ठीक है, क्वेश्चन में रखा है 20 डेस्क की वैल्यू और 12 कुर्सी की वैल्यू जो है वो है 79,600। ये क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास। उसके बाद बोला है, एक ड्यूल डेस्क की औसत कीमत जो है 3500 रुपए है। मतलब एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 3500 रुपए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। पूछ रहा है कि कुर्सी की औसत कीमत कितना है, वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20 × 3500 प्लस 12 वाई बराबर 79,600। ठीक है,
12y बराबर 79,600 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 70,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी जाएगी 96,100/12, 12×8 = 96, 800 रुपये। कुर्सी की जो कीमत है, एक कुर्सी की कीमत 800 रुपये यहाँ से आती है। इसका सही आंसर 800। एक कक्षा के दो सेक्शन है ए बी, जिनमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी है। 22 विद्यार्थी है और 44 विद्यार्थी है। सेक्शन ए का औसत वजन जो है वो 40 किलोग्राम है। ठीक है, इसका औसत वजन है 40 किलोग्राम। बी का औसत वजन है 34 किलोग्राम। पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, ए अनुपात बी निकाल लेंगे। संख्या दर के अनुपात 22:44, तो 1:2। एवरेज का निकालेंगे। एवरेज क्या है 40 किलो, केजी कितने लोगों का है, अनुपात में देखेंगे एक। 1 × 40 प्लस 2 × 34 भाई, टोटल कितना हो गया 1 + 2 3। 40 प्लस ये हो गया 68/3। 8 6 4 10/3। 3 3 9 और 3 6 18, 36। 36 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 21/8 की पावर 12, 8/21 की पावर 14, 21/8 की पावर 14 बराबर 8/21 की पावर 9m+20 है। अगर इधर जो है 8/21 की पावर 9m+20 है, तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 8/21 बनाएंगे। तो 8/21 बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, इसको अपोजिट करेंगे। तो अगर ये 8/21 करते हैं, तो जो पावर है 12 ये नेगेटिव हो जाएगी, -12। दूसरी वाली क्या 8/21, ये तो पॉजिटिव है तो +14 होना। ये भी 21/8 है, इसको भी उल्टा करेंगे तो ये करेंगे 8/21, पावर हम 14, ये हो जाएगी -14। ठीक है, बराबर 8/21, 9m+20। यहाँ से हम सोल्व करते हैं। +14 से -14 ये तो कैंसिल आउट, ऐसे कैसे हो गया, यहाँ बता -12। तो 9m+20, पावर अगर बेस सेम रहता है तो पावर जो होती है वो इक्वल होती है। तो 9m+20 बराबर कितना है, -12। 9m बराबर 20 इधर इधर गया तो -32। m बराबर -32/9। m की वैल्यू पहुंची थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, दीवार के सहारे टिकी हुई है। यदि जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। ये अपने पास कुछ इस तरीके से, ये अपने पास सीढ़ी है। ठीक है, 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी, इसको मान लेते 10.6 मीटर लंबी है, दीवार के सहारे टिकी है, ये जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। पूछ रहा है कि दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक बनती है। ठीक है, अब जो है आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाल बट्टे का, जिसके अंदर लंब बटे कर्ण जो है, लंब बटे कर्ण है वो तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। आधार बटे कर्ण cos थीटा का फॉर्मूला होता है। लंब बटे आधार टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। अपन को वैल्यू निकाल दी कर्ण और लंब में, इक्वेशन देखना है लंब और कर्ण। तो पहला वाला फॉर्मूला ये, मतलब साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। साइन कोण कितना है 30 डिग्री, लंब की वैल्यू दे रखी है x, कर्ण कितना है 10.6। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 बराबर x/10.6। x की वैल्यू जाएगी 5.3 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंक दे रखे हैं अपने पास, विद्यार्थी की संख्या दे रखी है। वैसे औसत कैसे निकालते हैं, टोटल योग बटे टोटल संख्या। ठीक है, तो अब इसको उस तरीके से करते हैं। ये हो गया एक्स आई, ये होता है एक्स आई।
तो जब माध्य निकालता है तो ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, पहले तो अपन क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई दोनों को गुणा करके लिखेंगे, दोनों को गुणा करके लिखेंगे तो ये कितना आ गया, ये होता है 13 × 95, 1235। ठीक है, 27 × 57, ये हो गया 1539। 59 × 80 हो गया 4720। 61 × 98 ये हो गया 5978। और लास्ट में 97 × 73 मतलब 7081। ठीक है, और सिग्मा एफ आई निकालते हैं। सिग्मा एफ आई क्या होता है, टोटल योग 95 प्लस 57 प्लस 80 प्लस 98 प्लस 73 बराबर। ठीक है, सिग्मा एफ आई इतना होता है, तो कितना जाएगा ये, 95, 57, 80, 98 प्लस 73, 403। और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना जाएगा, इनको जोड़ लेंगे अपन, 1235 प्लस 1539 प्लस 4720 प्लस 5978 प्लस 7081, इसकी वजह से 20,553। माध्य निकालेंगे तो माध्य अपने पास है 20,553 बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू है 403। 403 से डिवाइड किया तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है 51। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्म आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फास्ट होगी तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा, धीरे है तो धीरे सोल्व होगा, आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड है। फॉर्मूला तो इसी को यूज करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। पानी के एक घनाभकार टैंक की जो धारिता है 70,000 लीटर है, मतलब वॉल्यूम जो है कितना है, 70,000 लीटर। टैंक की लंबाई और गहराई जो है 4 मीटर और 10 मीटर है, इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, टैंक का जो वॉल्यूम होता है, टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, 40x के वॉल्यूम आता है। और पानी का आयतन है 70,000 लीटर। तो मैं बता दूं आपको, 1 लीटर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1,000 मीटर क्यूब। ठीक है, तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे तो वॉल्यूम कितना जाएगा यहाँ पे, 70,000। 1 लीटर की वैल्यू है 6,000 मीटर क्यूब, तो अपन 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है वो मीटर क्यूब में आ जाएगी, और इसकी वैल्यू जाएगी 70 मीटर क्यूब। यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, क्योंकि दोनों का आयतन जो है वो बराबर है, तो बराबर है तो 70 बराबर 40x कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7/4, 4 × 4 4×7 = 28 और 4×5 = 1.75 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी 3:4 है, बी और सी 4:7 है, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ए अनुपात बी जो है वैल्यू है इसकी अनुपात 3:4, और बी अनुपात सी की वैल्यू देखिए अपने पास 4:7। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू है 3:4:7। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी बटे सी की वैल्यू निकालनी है, तो तीनों को जोड़ देंगे, 3 और 4 7, 14, सी की वैल्यू 7/2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्य कितना समय लगता है। सिंपल सा फॉर्मूला था, एस बराबर डी अपॉन टी। ये क्वेश्चन एक। दूसरी क्वेश्चन निकालनी है अपन, 2/5 से चलेंगे बराबर डी उतना ही है, टी में लग रहा है कितना, 18 मिनट देर,
मतलब 18 मिनट ऐड कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जब इन दोनों को, एक को 2 से डिवाइड किया तो एस से एस कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, 1/2/5 बराबर 1/t अपॉन 1/t+18। इन दोनों को सोल्व किया तो ये हो गए 5/2, ये ऊपर आ जाएगा t+18/t, इधर हो गया 5t बराबर 2t, 18×2 = 36, ठीक है, 3t, उधर हो गया 36, यहाँ से t की वैल्यू हो गई 12 मिनट। तो एक्चुअल टाइम लगेगा संबंधित कितना समय लगेगा, 12 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक ठोस धात्विक गोले का व्यास जो है 42 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक 0.6 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई याद कीजिए। ठोस धात्विक गोले का आयतन और इस तार का जो आयतन है, दोनों को बराबर कर देंगे, इससे अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, धात्विक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r3। आर की वैल्यू कितनी है, व्यास दे रखा है 42, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21, r3 बराबर। तार का आयतन निकालेंगे, तार का आयतन कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, जब व्यास 0.6 सेंटीमीटर है तो आर हो जाएगा 0.3 इंटू लेंथ निकालनी है तो ये एल। इसको अपन सोल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 4/3 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 बराबर 0.3, 0.3 इंटू एल। एल को इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे कैसे काटापटी करेंगे, काटापटी करेंगे तो कुछ इस तरीके से कटेगा ये कि 0.3 से तो यहाँ पे आ गया 100, 3 से 7, 3 से 7 और 3 से 7, यहाँ आ गया 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, और इंटू 100। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 100, इसकी वजह से 137 और 200 मीटर सेंटीमीटर निकालनी, किसमें, मीटर में निकालनी है। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 137, दो दो मीटर में इसकी वैल्यू आएगी 1372। ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। राज के पास एक 1218 रुपए है, उन्होंने इसे अपने बेटों वरुण और आशीष में बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। ये देखा गया है कि वरुण और आशीष को क्रमशः 13 और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है। राज ने आशीष कितनी राशि दी। कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो है वरुण है और ये है आशीष। ठीक है, रेट जो है दोनों की सेम है, 10%, 10%। टाइम दे रखा है कितना, 13 ईयर, और आशीष को दे रखा है 14 ईयर। तो ऐसे इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको एक्स इसको मान लेते हैं, और ये होगी 1218 माइनस एक्स। ठीक है, और रेट दे रखी है 10%, दोनों सेम। अब दे रखा है, पूछा क्या इसने, और दे भी ये रखा है कि 13 वर्ष बाद और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त होती है, मतलब दोनों का जो मिश्रधन है A1 बराबर A2 होता है। इसका मिश्रण निकाल लेंगे। इसका मिश्रण कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, बोलते हैं A बराबर P1 + R/100 इंटू टी। P यहाँ पे कितना है, 1218 माइनस एक्स। ठीक है, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है, 10/100। टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 13, बराबर यहाँ पे हो गया एक्स, 1 प्लस आर भी यहाँ भी सेम है। टाइम कितना देगा, 14 साल। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ये सेम है, यहाँ पे 14 पावर है, यहाँ पे 13 पावर है, ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1 + 10/100। तो यहाँ 1218 माइनस एक्स बराबर एक्स, यहाँ पे हो गया 1/0 से 0 कैंसिल, 1/10। ठीक है,
ये हो गया एक्स इंटू 10 से कम 10, 10 11/10। इसको सोल्व किया, 10 इधर लिया तो 1218 माइनस 10x बराबर इधर हो गया 1100x, उधर आ गया 11x बराबर 1218। x की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, 11 कम 11, ठीक है। 12 180 में से में अपन कितना यहाँ पे 21 है, ये 21 से डिवाइड किया तो अपने पास वैल्यू आती है 580 रुपए। तो 580 रुपए जो है आशीष ने इन्वेस्ट किया था, और आशीष को 580 रुपए मिलते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद है तो प्लीज इसको लाइक करिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है उसको लाइक कीजिए, उसमें ऐड हो सकते हैं। उसके बाद में आपको जो भी डाउट है आप उसमें पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।